बच्चे, तुमने समझने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हारी शक्तियों को भी अवशोषित कर फिर से पुनर्जन्म लूंगी और एक बार फिर इस दुनिया में खूनी खेल खेलूंगी। हाँ हाँ, हाँ हाँ डॉट। कालिका चलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। वैसे मुझे पता नहीं कि मेरी बाकी स्पिरिट बॉडीज कहाँ है और क्या कर रही होंगी। कालिका ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ अपने होठों पर उंगली फिराते हुए कहा। यंग मास्टर डॉट। क्या क्या हमें यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए? टायसन ने घबराहट में अटकते हुए कहा। भाग जाए, आर्यन ने दोहराया। हाँ यंग मास्टर, अगर हम नहीं भागे तो हम सभी यहीं पवित्र पहाड़ी में मारे जाएंगे और फिर यह डिमन स्पिरिट हमारी शक्तियों और खून को अवशोषित कर पुनर्जीवित हो जाएगी। इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल पूरी दुनिया में कोहराम मचाएगी और पूरे महाद्वीप को डिमन भूमि बना देगी। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और किसी भी हालत में इस डिमन स्पिरिट को पुनर्जन्म लेकर बाहर जाने से रोकूंगा। आर्यन ने कालिका की ओर उंगली कर निडर होकर कहा। क्या डॉट? क्या आप उसे रोकेंगे? टायसन लगभग हैरानी से उछल गया। यंग मास्टर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आर्यन ने उसको पकड़कर अपने सामने से हटाते हुए एक साइड फेंका। मैंने अभी भी जिंदगी प्रदान पानी नहीं लिया है और बिना उसके मैं आलिया की जान नहीं बचा पाऊंगा। उसकी आंखें छोटी हो गई, फिर उसने कालिका की ओर देखते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, तुम कोई भी डिमन स्पिरिट क्यों ना हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ी, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चाहे तुम किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। अगर मेरे प्यारे लोगों पर आंच आई तो मैं भी एक खूनी शैतान बन जाऊंगा। तुम तो फिर भी एक डिमन स्पिरिट हो। आर्यन की गर्जन भरी आवाज वहां गूंजने लगी। ओह ओह, छोटे दोस्त डॉट, तुम बहादुर तो बहुत हो, लेकिन तुम बस एक मोर्टल इंसान हो। तुम भला मुझ जैसी डिमन लॉर्ड को पुनर्जीवित होने से कैसे रोक पाओगे? कालिका ने आर्यन की नादानी और मूर्खता पर मजबूरी में सिर हिलाया। उसके ख्याल से आर्यन जैसे एक मोर्टल इंसान को पहले वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए था, लेकिन वो तो भागने की जगह उस जैसी डिमन लॉर्ड स्पिरिट के सामने बहादुरी दिखा रहा था। कालिका के लिए यह किसी हास्यास्पद मजाक से कम नहीं था। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मेरे एक हमले का मजा चखो। इसके बाद कालिका हंसते हुए उड़ने लगती हैं। अंधेरा का चांद जब आसमान को ढक ले, नदियों और पहाड़ों को दूषित कर दे, तब तब कालिका का प्रचंड लहराएगा। इतना कहते ही उसके पीछे डिमोनिक ऊर्जा से तैयार लाल रंग के चांद से गहरे गुलाबी रंग का कोहरा निकलता है और एक शक्तिशाली मगर खतरनाक रोशनी में बदल आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसी 5 रोशनियों की एक बाद एक निकल आर्यन पर अटैक करने जाती हैं। मेरे पास गॉड्स की टॉम का सहारा है, जिनकी मदद से शायद मैं इसके सामने टिक पाऊं। इसके बाद वो उन खतरनाक रोशनियों से बचने के लिए अपने चारों ओर एक कवच तैयार कर लेता है। गहरे गुलाबी रंग की खतरनाक काली ऊर्जा से भरी रोशनियां उस कवच से आकर टकराती हैं। उनके कवच से टकराते ही वो एक धमाके के साथ फूट जाती हैं, लेकिन उनके फूटते ही चारों ओर एक काले रंग का खतरनाक कोहरा फैलने लगता है। आखिर यह क्या है? इस काले रंग के कोहरे में इतनी डिमोनिक खतरनाक काली शक्तियां क्यों महसूस हो रही है? उस काले रंग के खतरनाक कोहरे को फैलता देख जिया तुंगरत अपनी नाइटिंगेल बर्ड की फायर से एक कवच तैयार कर लेती हैं, जिसकी मदद से वो उस कोहरे से बच जाती हैं। अगर यह डिमोनिक कोहरा हमसे टकरा गया तो हम तुरंत अपना आपा खो बैठेंगे। राघव और बाकी सभी लोग भी उस कोहरे से बचने के लिए कवच तैयार कर लेते हैं। चारों ओर काला कोहरा फैल गया। आसमान में काले बादल छा गए, जिनमें बीच बीच में बिजलियां भी गड़गड़ाने लगी थी। सभी लोग अपने अपने कवचों को टूटने से बचाने के लिए उनमें जल्दी जल्दी शक्तियां भर रहे थे। अंधेरा का तालाब, परछाइयों की दुनिया। डेविल फूलों, धरती से निकल आसमान को ढक लो। कालिका की कड़क आवाज वहां गूंजने लगी। अगले ही पल वहां पूरा दृश्य बदल गया। काला रंग का कोहरा कहीं गायब हो गया। आसमान में छाए काले बादल लाल रंग की लालिमा में छा गए। धरती के ऊपर अजीबोगरीब लाल रंग की घास उग आई। इसके अलावा हजारों की तादाद में गहरे गुलाबी रंग के डेविल फूल भी फिर से उग आए। इस दृश्य को देख आर्यन के साथ साथ सभी दंग थे। ओह माय गॉड,
यह डिमन लॉर्ड स्पिरिट तो प्राचीन गॉड्स के पैंतरे भी जानती हैं, इसको काला जादू भी करना आता है। टायसन ने हैरान होते हुए चिल्लाया। डिमन एक ऐसी प्रजाति है जो तेज दिमाग और खूनी ताकतों के लिए मशहूर है। इंसानों की खूनी ताकतें कमजोर होती हैं, लेकिन डिमन इंसानों की तरह जादुई ताकतों का यूज नहीं कर सकते। मगर कालिका के इस अटैक को देख लग रहा था जैसे वो काला जादू करने में महारत हासिल कर चुकी हैं। काला जादू भी एक तरह से जादुई टेक्निक है, मगर इंसानों की दुनिया में वो निषिद्ध है। कालिका ने अपना दाहिना हाथ लहराया, जिसके बाद हजारों की तादाद में डेविल फूल जमीन से जड़ों समेत निकल हवा में उड़ने लगे, जैसे उनके पास उड़ने की शक्तियां आ गई हो। कालिका ने फिर उसी एक हाथ से अजीब तरह से साइन बनाया, जिसके तुरंत बाद सभी डेविल फूल चीखते चिंगाड़ते हुए आर्यन और बाकी सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगे। हजारों की तादाद में डेविल फूलों को अपनी तरफ बढ़ता देख सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन इसके बाद सभी ने अपनी शक्तियां इकट्ठा की और हथियार निकाल उन सभी से भिड़ने लगे। भले ही इस कालिका नाम की स्पिरिट बॉडी पर लॉर्ड चंडालिका जैसी शक्तियां नहीं है, मगर फिर भी उसकी शक्तियां डिवाइन रियल्म की हैं, और ऊपर से यह काला जादू की टेक्निक। हाँ, मैं इस दुनिया में ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूँ, टायसन ने लगभग डर से कांपते और रुआंसी आवाज में कहा। उसे मरने से बहुत डर लगता था, लेकिन हास्यास्पद बात तो यह थी वो पहले से ही मरा हुआ था। गरुड़ पक्षी के रूप में तो बस उसकी स्पिरिट थी। किसी कारण उसका शरीर बहुत पहले नष्ट हो गया था, जो अभी भी एक रहस्य था। काला जादू टेक्निक। आर्यन ने एक डेविल फूल की गर्दन को बर्निंग स्वार्ड से उड़ाते हुए दोहराया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ। इसकी शक्तियाँ भले ही ज्यादा हों, लेकिन मेरे पास भी गॉड पैटर्न है। इतना कह आर्यन एक और डेविल फूल की गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद आर्यन अपनी बर्निंग स्वार्ड उठाता है और प्रिजन वॉइड पैटर्न यूज करता है। उसके माथे पर पीली रोशनी में चमकता हुआ एक पैटर्न उभर आया था, जो प्राचीन शब्दों से बना हुआ एक गोल आकार का पैटर्न था। प्रिजन वॉइड पैटर्न वही पैटर्न था जो आर्यन को कुछ समय पहले टॉम रिफाइन करने पर मिला था, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आया था। उस समय आर्यन की शक्तियां इसे समझने के लिए बहुत कम थी, लेकिन अब जब आर्यन हेवनली रियल में पहुंच चुका था, वो इस पैटर्न पर महारत तो नहीं, लेकिन अच्छे से समझकर इस्तेमाल कर सकता था। प्रिजन वॉइड पैटर्न एक्टिवेट होते ही वहां मौजूद सभी के सभी डेविल फूल प्राचीन शब्दों के गोलों में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी अपनी अपनी जगह पर ही किसी कैदखाने में फंस गए हों। क्या यह किस तरह का खतरनाक पैटर्न है? टायसन आश्चर्यचकित था। उसने पहले आर्यन को इस पैटर्न का यूज करते नहीं देखा, यहाँ तक कि बर्फीली मकड़ियों जैसे आदमखोर प्राणियों से लड़ते वक्त भी नहीं। वाह! यह किस तरह का खतरनाक ऑरा है? इसकी शक्तियों को देख लग रहा है जैसे यह एक सुप्रीम पैटर्न है। जिया भी उस पैटर्न की शक्तियों को महसूस कर दंग थी। ऐसा ही कुछ हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था, यहाँ तक कालिका की भौहें भी सिकुड़ गई थी। इसके बाद आर्यन ने फिर से प्रिजन वॉइड पैटर्न का यूज किया, लेकिन इस बार उसका निशाना कालिका थी। आर्यन की एक हथेली से पीली रोशनी में चमकते हुए प्राचीन शब्दों का जंजाल निकला और किसी बिजली की स्पीड में जाते हुए कालिका को पलक झपकते ही कैद कर लिया। यह किस तरह की कैद करने की शक्तियां हैं? कालिका ने प्राचीन शब्दों की कैद से निकलने की कोशिश करते हुए सोचा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। कहीं यह शक्तियां किसी गॉड की तो नहीं? लेकिन उसके पास डिवाइन औराना के बराबर है, जिसका मतलब यह किसी गॉड का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। आर्यन किसी गॉड का पुनर्जन्म। एक पल के लिए कालिका दंग थी, लेकिन फिर उसको यह एक बेतुका हास्यास्पद ख्याल लगा। वाक्य यह एक प्रिजन वॉइड पैटर्न कहलाने लायक है, जिसकी गॉड लेवल शक्तियां इस दुनिया की हर एक चीज को कैद कर सकती हैं, भले ही वो पहाड़ हो या नदियां। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जो इसके जाल में फंसने से बच जाए। आर्यन ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की शक्तियों को देख सोचा। प्रिजन वॉइड पैटर्न की एक कमजोरी भी थी, वो केवल किसी को कैद कर सकता था, उस पर अटैक कर मार नहीं सकता था। इसी वजह से अभी तक ना कोई डेविल फूल मरा ना ही कालिका, वो केवल कैद थे। आर्यन ने फिर स्काई मेल्टिंग पैटर्न यूज किया, जिसका यूज करते ही वहां खतरनाक शक्तियों की लहर चारों ओर फैल गई। शक्तियों की इस लहर से वहां धरती कांपने लगी थी। एक और गॉड लेवल पैटर्न। यह लड़का किसी मोर्टल इंसान कहीं ज्यादा अधिक है। कालिका ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न की शक्तियों को देख सोचा।
कालिका की आंखें सिकुड़ गई, उसके चेहरे पर अब गंभीर भाव दिखने लगे थे। उसने फिर अपनी डिमोनिक शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर जहां उसका शरीर पुनर्जीवित हो रहा था, वहां से कुछ डिमोनिक शक्तियां निकल कालिका के शरीर में जाने लगी। उनको अवशोषित करने के बाद कालिका के चेहरे पर एक बड़ी सी कातिलाना मुस्कान फैल गई। इतनी ज्यादा तादाद में डिमोनिक शक्तियां सोखने से उसकी शक्तियां पहले से और अधिक बढ़ गई। इससे पहले आर्यन का स्काई मेल्टिंग पैटर्न पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाता, कालिका ने डिमोनिक शक्तियां यूज कर प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद को तोड़ दिया। उसके टूटने से वहां शक्तियों का एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी लहर से आर्यन का शरीर एक कदम पीछे हट गया। मेरी शक्तियां अभी बस हेवनली रियल्म के लो लेवल पर है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से प्रिजन वॉइड पैटर्न की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्यन ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से कालिका के छूटता देख सोचा। दूसरी तरफ कालिका जैसे ही उन शब्दों के जंजाल से छूटी, उसने गुस्से में अपना एक हाथ लहराया। इस वक्त उसको आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह गुस्से ने ले ली थी। कालिका के हाथ लहराते ही प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद में डेविल फूल भी आजाद हो जाते हैं। उन डेविल फूलों को फिर से आजाद होता देख जिया, राघव और बाकी सभी योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। कालिका ने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली हिलाई। उसके उंगली हिलाते ही आर्यन के करीब 10-12 डेविल फूल उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन आर्यन इसके लिए तैयार था। उसने बर्निंग स्वार्ड से एक वार किया और उन सभी 10-12 डेविल फूलों की गर्दन को उड़ा दिया। आखिर क्या रहस्य है टायसन के शरीर नष्ट होने के पीछे? क्या आर्यन बच पाएगा उस खतरनाक डिमन लॉर्ड स्पिरिट कालिका से? आखिर क्या होगा आर्यन के इस खौफनाक सफर का अंजाम? उन 10-12 डेविल फूलों की गर्दन उड़ाने के बाद आर्यन हवा में उड़ने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी बर्निंग स्वार्ड पकड़ एक बार फिर से स्काई मेल्टिंग पैटर्न का इस्तेमाल किया। स्काई मेल्टिंग पैटर्न एक्टिवेट होते ही उसके माथे पर एक पीली रोशनी में चमकता हुआ प्राचीन भाषा में स्काई शब्द लिखा हुआ नजर आता है, जो पवित्र पहाड़ी में बसी धरती और स्वर्गीय ऊर्जा को सौख रहा था। उसके ऊर्जा सोखने से आर्यन के शरीर में बेतहासा शक्तियां बहने लगी। आर्यन की बर्निंग स्वार्ड भी पहले से ज्यादा शक्तियां बहने से एक पीली रोशनी में चमकने लगी थी, जिसमें बीच बीच में ट्रू फायर की झलक भी दिखाई पड़ रही थी। आर्यन की शक्तियों को बढ़ता देख कालिका का चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर दिखने लगा था। वो किसी भी हालत में आर्यन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक डिमोनिक ऊर्जा का गोला उसके हाथ से निकला, जिसमें बेनतहा शक्तियां भरी हुई थी। उसने फिर डिमोनिक ऊर्जा के उस खतरनाक गोले से आर्यन पर हमला किया। दूसरी तरफ आर्यन की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी तरफ आते डिमोनिक ऊर्जा के गोले को देखा और भावहीन चेहरे के साथ अपनी बर्निंग स्वार्ड को ऊपर उठाया। बर्निंग स्वार्ड से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकली, जिसमें बीच बीच में ट्रू फायर के अंश भी दिख रहे थे। इसके बाद उसने स्काई मेल्टिंग पैटर्न की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों ओर लगभग 1000 फुट के दायरे में एक सुनहरे रंग की फॉर्मेशन बना दी। कालिका के द्वारा किया गया डिमोनिक ऊर्जा के गोले का हमला उस फॉर्मेशन से आकर टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां शक्तियों का एक तेज धमाका होता है और वो धमाका शक्तियों की एक खतरनाक लहर का रूप ले लेता है, जो पवित्र पहाड़ी में मौजूद हर एक डेविल फूल को जलाकर खाक कर देता है। आर्यन की स्काई मेल्टिंग पैटर्न से बनाई गई फॉर्मेशन कालिका के डिमोनिक ऊर्जा के गोले पर भारी पड़ गई थी और उस फॉर्मेशन के साथ मिलकर डिमोनिक ऊर्जा की शक्तियों ने वहां मौजूद सभी डेविल फूलों को जला दिया। आर्यन के इस विकराल रूप को देख राघव का मुंह हैरानी में फटा हुआ था। उन सभी लोगों ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर शक्तियों का कवच बनाया हुआ था, जिस वजह से वो लोग बच गए, वरना उन लोगों का भी डेविल फूलों की तरह भुनकर तंदूर बन चुका होता। नरक से निकला शैतान। आर्यन के इस विकराल रूप को देख राघव और बाकी सभी को यही एक ख्याल आया। आर्यन धीरे धीरे कदमों से डेविल फूलों की राख पर चलते हुए कालिका की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा भावहीन था। सच में वो किसी नरक से निकले हुए शैतान से कम नहीं लग रहा था, जिसके हाथ में एक धधकती हुई आग में जलती हुई स्वॉर्ड थी। आर्यन को अपनी तरफ बढ़ता देख कालिका भी उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। आर्यन भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए किसी बिजली की तेजी से कालिका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा।
इससे पहले दोनों आपस में टकराते आर्यन ने चालाकी से प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कालिका तुरंत शब्दों के एक जंजाल में कैद हो गई। वो उसमें से निकलने के लिए डिमोनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने बर्निक स्वॉर्ड ऊपर उठाते हुए स्काई मेल्टिंग पैटर्न की मदद से एक हमला तैयार किया। उस हमले के तैयार होते ही कालिका के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन गई जो हूबहू पिछली फॉर्मेशन की तरह दिख रही थी, लेकिन इस बार आर्यन ने वो अपनी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि कालिका को उसमें कैद करने के लिए बनाई थी। कालिका इस वक्त डबल कैद में थी। पहली कैद प्रिजन वॉइड पैटर्न के प्राचीन शब्दों का जंजाल था जिसने उसे किसी मजबूत जंजीरों की तरह जकड़ा हुआ था, और दूसरी कैद स्काई मेल्टिंग पैटर्न की मदद से तैयार की गई फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से कालिका ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि उस फॉर्मेशन की वजह से वो एक बेहद गर्म आग में जल रही थी। आर्यन ने स्काई मेल्टिंग पैटर्न को बर्निक स्वॉर्ड से मिलाकर उस फॉर्मेशन को बनाया था, जिस वजह से बीच बीच में फॉर्मेशन के अंदर कैद कालिका पर ट्रू फायर से हमले हो रहे थे। ट्रू फायर के हमले की जलन से कालिका बहुत तकलीफ में थी। कालिका को आर्यन के द्वारा इस तरह कैद देख सभी लोगों की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डिमन लॉर्ड को स्पिरिट कालिका को आर्यन ने इतनी आसानी से कैद कर लिया। वाक्य आर्यन किसी गॉड से कम नहीं, उसकी शक्तियां बेमिसाल है, राघव ने कहा। यंग मास्टर, आप उस गंदी चुड़ैल को खत्म कर दो, यह खूबसूरत राजकुमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जिया ने उत्सुकता में उछलते हुए कहा। उसे नहीं पता था कालिका कितनी खतरनाक थी। अगर वो एक चुटकी बजाती जिया वहीं दम तोड़ देती। शायद वो फिर कभी ऐसी बचकानी बात नहीं कहती। दूसरी तरफ कालिका ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए प्राचीन शब्दों की जंजीर को तोड़ दिया था और वो उस कैद से आजाद हो गई थी। लड़के, वाक्य तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। तुम कितनी भी ताकतवर टेक्निक यूज कर लो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां अभी भी मुझ जैसी डिमन को कैद करने के लिए बेहद कमजोर है, कालिका ने प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से आजाद होते हुए कहा। कालिका भले ही प्रिजन वॉइड पैटर्न की कैद से आजाद हो गई हो, लेकिन वो अभी भी स्काई मेल्टिंग पैटर्न की कैद में थी। इसके बाद कालिका ने अपनी पूरी डिमोनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर फॉर्मेशन पर हमला किया, लेकिन इससे पहले उसका हमला फॉर्मेशन से टकरा पाता, आर्यन ने बर्निक स्वॉर्ड में शक्तियां बहाते हुए उससे कालिका पर जानलेवा हमला कर दिया। बर्निक स्वॉर्ड का हमला इतना शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही वो कालिका से जा टकराया, जिसके टकराते ही उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। आह! हा! वो हमला इतना शक्तिशाली था कि कालिका की रूह तक कांप गई। उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जलकर खाक हो गया। उसके कपड़ों का एक टुकड़ा जलकर आर्यन के कदमों में आकर गिरा। आर्यन इस वक्त बुरी तरह से हांफ रहा था। उसने अपनी बहुत सारी शक्तियां इसी हमले में इस्तेमाल कर खर्च कर दी थी। टायसन उड़ते हुए उसके करीब आया। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? उसने आर्यन की चिंता करते हुए पूछा। वहां मौजूद सभी लोग कालिका को मरता देख बेहद खुश हो गए। उनकी खुशी का सबूत उनके चेहरों पर छाई एक बड़ी सी मुस्कान दे रही थी। आर्यन इससे पहले टायसन को जवाब दे पाता, उन सभी को एक खौफनाक आवाज जो गुस्से में थी सुनाई पड़ती है। लड़के, तूने मेरी डिवाइन बॉडी को नष्ट करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी स्पिरिट को अपना एक हिस्सा बना लूंगी और तुम्हारे शरीर को अपने डेविल फूलों का खाना बनाऊंगी। इस आवाज के साथ साथ वहां चारों ओर एक गहरे गुलाबी रंग का कोहरा फैलने लगता है। आर्यन चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वो आवाज थी। तभी एक बार फिर वो खौफनाक आवाज सुनाई देती है। अंधेरे से बनी तलवारें। इसके बाद गहरे गुलाबी रंग के कोहरे के भीतर आर्यन के ऊपर तेज धार हमले होने लगते हैं। आर्यन उनसे किसी तरह से बचता है, लेकिन उसकी बाजुओं पर कुछ कट लग गए थे जिनसे थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। टायसन ने उसके करीब आते हुए कहा, यंग मास्टर, बुरा हुआ। आपने थोड़ी देर पहले जिस कालिका को कैद करके जान से मारा वो बस उसकी शक्तियों से बनी एक क्लोन थी। असली कालिका का शरीर अभी भी जमीन के अंदर है। क्या? आर्यन ने लगभग चीखते हुए कहा। असल में आर्यन ने जमीन के अंदर जिस शरीर को तैयार होते हुए देखा था वो डिमन लॉर्ड चंडालिका का नहीं बल्कि उसकी डिमन स्पिरिट कालिका का शरीर था।
कालिका ने अपनी शक्तियों के एक अंश से उस क्लोन को बनाया था जो हूबहू उसी के जैसी थी। कालिका को जिस दिन इस पवित्र पहाड़ी में कैद किया गया था, उस दिन प्राचीन गॉड से मुकाबला करते वक्त उसकी अधिकतर शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, वो लगभग विलुप्त होने वाली थी। इसलिए उसने खुद को जमीन के अंदर छिपा लिया और धीरे धीरे उसने डेविल फूलों की मदद से अपनी शक्तियों को रिकवर करना चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपनी शक्तियों के अंश से बने शरीर को बाहर छोड़ दिया ताकि वो बिना बाहरी परेशानियों के खुद की शक्तियां बढ़ा सकें। लेकिन आज जब आर्यन ने उसके क्लोन शरीर को जान से मार दिया तो वो ट्रेनिंग से जाग चुकी थी। यंग मास्टर, बचकर, जिया ने दूर से चिल्लाते हुए कहा। तभी आर्यन जहां खड़ा था उस जगह से किसी फव्वारे की तरह डिमोनिक ऊर्जा निकलते हुए उस पर हमला करती है। आर्यन जिया की आवाज सुन सतर्क हो गया था। उसने डिमोनिक ऊर्जा से बचते हुए भागना चालू कर दिया, मगर वो डिमोनिक ऊर्जा जगह जगह से फव्वारे की तरह निकलते हुए उस पर हमला करती रहती है। बुरा हुआ, उसके शरीर ने पहले ही हिलना चालू कर दिया है, आर्यन ने डिमोनिक ऊर्जा से बचते हुए कहा। तभी आर्यन के सामने की जमीन कांपने लगती है और उसमें 1000 फुट चौड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें से पहले एक विशालकाय चेहरा निकलता है और उसके बाद उस चेहरे का पूरा शरीर, जो लगभग 10,000 फुट ऊंचा था। उसकी शक्तियां ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके एक ही वार से पूरी दुनिया निस्तोनाबूद हो जाएगी। यह शरीर किसी और का नहीं बल्कि कालिका का था, जिसके वहां आने से किसी भूकंप की तरह पूरी मीन हिलने लगी थी। उसके डर से सभी योद्धा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। कालिका उन सभी को देख गुस्से में अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिसके हाथ हिलाते ही सैकड़ों की तादाद में डिमोनिक ऊर्जा से बने गोले उन सभी की ओर बढ़ने लगते हैं। यंग मास्टर, हमें भागना चाहिए वरना हम नहीं बच पाएंगे, उन डिमोनिक ऊर्जा के गोलों को अपनी ओर बढ़ता देख टायसन ने कहा। टायसन की बात समझते और उन सभी डिमोनिक ऊर्जा के गोलों की खतरनाक शक्तियों को महसूस कर आर्यन वहां से भागने लगता है। जिया, राघव और बाकी सभी योद्धा भी अपनी अपनी जान बचा वहां से भागने लगते हैं। राघव और बाकी सब लोग भाग ही रहे होते हैं कि इसी बीच जिया का पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तभी एक डिमोनिक ऊर्जा का गोला किसी बिजली की स्पीड में उसकी ओर आता है। जिया की तरफ उस डिमोनिक ऊर्जा के गोले को बढ़ता देख राघव का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाते हैं, जिया डॉट। राघव की आवाज सुन जिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा किसी हाथी के दांत की तरह सफेद पड़ गया। उसके मुंह से चूंकि आवाज तक नहीं निकल रही थी, वो हिलना भूल गई जैसे उसके हाथ पैरों ने काम करना छोड़ दिया हो। राघव को अब अपनी छोटी बहन को खोने का डर सताने लगा। उसको खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, आखिर क्यों वो उसे यहाँ लेकर आया। अगर वो उसके थोड़ा भी करीब होता शायद वो अपनी जान देकर उसकी जान बचा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उससे काफी दूर था। जैसे ही डिमोनिक ऊर्जा का गोला जिया के नजदीक आया, उसने उसकी बचने की उम्मीद छोड़ दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी सभी लोगों को भी लगने लगा शायद ही वो बच पाएगी। जिया ने भी इसे अपना अंत समझ आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। क्या जिया का इसी तरह से अंत लिखा था या फिर किसी चमत्कार के चलते वह बच जाएगी? क्या आर्यन कालिका के इस महा विशालकाय शरीर को मार पाएगा? जिया के आंखें बंद करने के कुछ देर बाद भी जब डिमोनिक ऊर्जा का गोला उससे नहीं टकराया, उसने अपनी आंखें धीरे से यह देखने के लिए खोली आखिर हो क्या रहा था। जब जिया की गोल काली आंखें खुली, उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उस आकृति को देखने के लिए उसने अपनी आंखों को अच्छे से रगड़ा। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी, जिसने अपने दोनों हाथों से डिमोनिक ऊर्जा के गोले को रोका हुआ था। यह महसूस होते ही जिया के चेहरे पर खुशी और हैरानी के दो मिले जुले भाव दिखने लगे। खुशी इस बात की वो अभी भी जिंदा थी और हैरानी इस बात की आर्यन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अगर उसकी जगह कोई और होता वो पहले अपनी जान बचाकर भागता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। राघव को भी जब एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की जान बच गई थी, उसने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछे और तेजी से भागते हुए जिया के पास आ गया। आर्यन ने अभी भी डिमोनिक गोले को रोक कर रखा था, जिसकी शक्तियां किसी हेल रियल्म के पीक लेवल योद्धा को आसानी से धूल में मिला दे। आर्यन भी उस डिमोनिक ऊर्जा से भरे गोले को बामुश्किल रोक पा रहा था। जल्दी करो, पीछे हट जाओ, उसने जिया से कहा।
जो वहां से भागने की जगह नीचे पड़ी हुई अपनी गोल काली आंखों से उसे ही घूरे जा रही थी। डिमोनिक ऊर्जा का गोला आर्यन पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे हटाने लगा था, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह से भारी पड़ता आर्यन ने अपने दोनों हाथों में तेजी से शक्तियां बहाते हुए उस गोले को नष्ट कर दिया। तुम सभी जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इस डिमन स्पिरिट को रोक कर रखता हूँ। आर्यन ने तुरंत मुड़कर उन सभी को वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन यंग मास्टर, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? अगर हम लोग इस पवित्र पहाड़ी से बाहर निकल दिव्य पहाड़ी पहुंच जाते हैं तो यह डिमन स्पिरिट हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तक हमारी मदद के लिए एल्डर्स भी आ जाएंगे। जिया ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। हाँ यंग मास्टर, यह छोटी लड़की ठीक कह रही है। अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो जरूर मारे जाएंगे। अभी आपको शक्तियाँ बढ़ाने के और भी मौके मिलेंगे। आपकी काबिलियत के हिसाब से आप एक दिन गॉड लेवल भी हासिल कर लेंगे। टायसन को भी आर्यन की चिंता होने लगी थी। आर्यन के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ भाव के साथ कहा, क्या फायदा मेरी शक्तियाँ बढ़ाकर गॉड लेवल तक पहुँचने का, जब मैं अपनी छोटी बहन की जान नहीं बचा सकता। अपनी छोटी बहन की हालत के बारे में सोच उसकी पलकें भारी होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए आगे कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ और टीआनडब्ल्यू साम्राज्य के सभी बड़े क्लानों और दलों को यह खबर दो कि डिमन लॉर्ड चंडालिका की 5 डिमन स्पिरिट में से एक कालिका शक्तिशाली होकर वापस लौट चुकी है। ठीक है यंग मास्टर, फिर मैं भी जाता हूँ। टायसन ने आर्यन की बात समझते हुए कहा। हाँ, तुम सब जल्दी यहाँ से निकलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तब तक मैं इस डिमन स्पिरिट को रोक कर रखता हूँ। इसे खत्म करने के बाद और कुछ बूंदे जिंदगी प्रदान पानी की लेने के बाद मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे बाहर आ जाऊंगा। आर्यन ने उन सभी को वहां से जल्दी भागने की चेतावनी दी, फिर पीछे मुड़कर कालिका को देखने लगा। अपने हमले को विफल होता देख कालिका बहुत गुस्से में थी। फिर उसने उन सभी को छोड़ आर्यन पर हमला किया, जो भागने की जगह वहां खड़ा होकर उसी की ओर देख रहा था। टायसन ने वहां से भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। यह लड़का इतना बेवकूफ क्यों है? फिर उसने उस दिन को याद करते हुए सोचा जिस दिन भट्ट क्लान ने सिन क्लान पर हमला किया था। ऐसे ही इसकी छोटी बहन ने उस दिन अपने दादाजी को बचाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में डाल दी थी, यह पता होने के बावजूद कि उसके शरीर में बसा हुआ पॉइजन और ज्यादा फैल सकता है। सच में वो बहुत बहादुर लड़की है। मेरे दिल में उस दिन से उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ चुकी है। इसके बाद उसने आर्यन की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो कालिका के खतरनाक हमलों से बच रहा था। यह भी उसी की तरह है, जो खुद की जान खतरे में डालकर अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है। टायसन के दिल में आर्यन के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी। अब कामयाबी का मतलब है जिंदगी और नाकामयाबी का मतलब है मौत। उसने वहां से भागना छोड़ आर्यन का साथ देने के लिए वापस आते हुए कहा, राजकुमार, हमें भी यहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। काले कपड़े पहने राघव के आदमियों में से एक ने घबराते हुए कहा। लेकिन यंग मास्टर, उनका का क्या होगा? जिया ने उसकी फिक्र करते हुए राघव से पूछा। यंग मास्टर आर्यन एक बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, इसलिए हमें यहाँ रुककर उनके किए गए एहसान पर पानी नहीं फेरना चाहिए। राघव ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी कालिका के हमलों से बचते हुए उसका डटकर सामना कर रहा था। कालिका ने इस वक्त उस पर अपने एक शक्तिशाली मुक्के से वार करा था, जिससे बचने के लिए आर्यन ने अपनी बर्निंग स्वार्ड ऊपर उठाकर एक कवच तैयार कर लिया था। कालिका के 100 फुट लंबे हाथ के उस मुक्के में बेनतहा डिमोनिक शक्तियां भरी हुई थी, जिनसे बचने के लिए आर्यन ने बर्निंग स्वार्ड की पूरी ताकत लगा रखी थी। हम उसकी मदद कर सकते हैं। राजकुमार, एक बार फिर से सोच लो, राघव के एक आदमी ने कहा, जब उसने आर्यन को उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता देखा तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए राघव ने अपने दोनों हाथ जोड़ आर्यन की ओर देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मदद न कर पाने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं राघव, टीआनडब्ल्यू साम्राज्य का राजकुमार, आपकी इस बहादुरी को सलाम करता हूँ। उसे सच में आर्यन की मदद न कर पाने के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके वहां रहने से आर्यन के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी।
उसकी आवाज सुन एक पल के लिए आर्यन ने उनकी तरफ देखा, जैसे वो उनसे कह रहा था कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से सही सलामत जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। राघव ने जिया का हाथ पकड़ा और अपने सभी आदमियों को चलने के लिए इशारा किया, लेकिन तभी जिया ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, भाई मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं यंग मास्टर को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, उसने आर्यन की चिंता करते हुए लगभग रुआंसी आवाज में कहा। जिया पागल मत बनो, तुम आर्यन की कुछ मदद नहीं कर सकती, इसके उलट तुम उसकी मुसीबतें और बढ़ा दोगी, राघव ने उसे तेज आवाज में डांटते हुए कहा। फिर थोड़ा शांत होकर उसे समझाया, अच्छा तो मुझे बताओ तुम उसकी मदद कैसे करोगी? जैसे कुछ देर पहले डिमोनिक ऊर्जा गोले से बचने के लिए की थी। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो जल्दी यहाँ से निकलो, फिर हम शाही खानदान के शक्तिशाली बुजुर्गों और योद्धाओं को इकट्ठा कर यहाँ भेज सकते हैं। राघव की बात समझ जिया ने आगे कुछ नहीं कहा और उन लोगों के साथ वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। यंग मास्टर, आपको यहाँ से जिंदा बचकर वापस आना होगा, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद उन लोगों ने भागने की स्पीड और तेज कर दी। आर्यन अभी भी कालिका के शक्तिशाली हमलों से बचते हुए उसका डटकर सामना कर रहा था। उनसे कुछ दूर बेहोश पड़े तनीस की आंखें धीरे धीरे से खुलती है। क्या मैं अभी पूरे TNW साम्राज्य पर राज नहीं कर रहा था? फिर मैं यह कौन सी जगह आ गया? तनीस की आंखें खुलते ही उसके मुंह से यह कुछ शब्द निकले। तभी उसी के बगल में खड़े दो आदमियों में से एक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, पागल आदमी कहीं के, तुम कहीं पर राज नहीं कर रहे थे। तुम्हारे राजा बनने के चक्कर में हम यहाँ नहीं मरने वाले। फिर दूसरे आदमी ने भी उसे थप्पड़ जड़ा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। इसके बाद वो दोनों भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यह दोनों तनीस के आदमी थे जो उससे कुछ देर पहले बेहोशी की हालत से खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने आसपास का माहौल देखा उनके चेहरे का रंग बदल गया। तनीस ने उनसे वादा किया था दिव्य पहाड़ी के इस सफर में कोई खतरा नहीं था, जिस वजह से उन्हें तनीस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसी के चक्कर में वो दिव्य पहाड़ी आए थे। तनीस अपने दोनों गालों को सहलाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें कालिका के विशालकाय खतरनाक रूप पर गई, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मेरे लिए भी रुको, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। उसने आव देखा ना ताव और तुरंत बिना अपनी इज्जत की परवाह किए उन दोनों आदमियों को आवाज देते हुए भागने लगा। दूसरी तरफ आर्यन जैसे किसी छोटे लड़के को अपने हमलों से बार बार बचता देख कालिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने डिमोनिक शक्तियों को अपने पूरे शरीर में बहाया, जिस वजह से उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ गई। उसके शरीर से डिमोनिक शक्तियों की एक लहर निकली, जिसकी वजह से वहां की धरती भूकंप की तरह कांपने लगी। इसके बाद कालिका ने अपना एक हाथ लहराया। उसके हाथ लहराते ही सैकड़ों की तादाद में गुलाबी रंग की आग में जलते हुए डेविल फूल आर्यन पर हमला करने आगे बढ़े। इस वक्त आर्यन की शक्तियां स्काई मेल्टिंग पैटर्न की वजह से हेवनली रियन के लो लेवल से पीक लेवल पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा ऑरा पैटर्न वहां मौजूद धरती और स्वर्गीय शक्तियों को सोख उसकी खर्च हुई शक्तियों को बार बार वापस भर रहा था, और फियोनिक्स ब्लड लाइन की वजह से उसके घाव जल्दी हील हो रहे थे। जैसे ही सैकड़ों की तादाद में डेविल फूल आर्यन के करीब आए, उसकी बर्निंग स्वाड के एक ही वार से वो सभी डेविल फूल जलकर खाक हो गए। लेकिन इससे पहले आर्यन संभल पाता, एक विशालकाय हाथ से उस पर हमला हुआ। कालिका के 100 फुट लंबे हाथ की हथेली आर्यन के सिर के ऊपर रुकी और उसमें से डिमोनिक ऊर्जा किसी पानी के झरने की तरह निकलते हुए आर्यन पर गिरने लगी, जिस कारण आर्यन पर किन्हीं लाखों टन वजनी चट्टानों का दबाव पड़ने लगा। इस दबाव से आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। टायसन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से मेरी शक्तियों के साथ मिलकर खुद को एक कर लो, आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बगल में उड़ रहे टायसन से कहा। मास्टर, मेरी शक्तियां अभी बस हेवनली रियल्म के लो लेवल पर है, जिनकी मदद से मैं खुद की जान नहीं बचा सकता। इस बारे में भूल जाओ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं आपके शरीर के साथ मिलकर एक भी नहीं हो सकता, टायसन ने जवाब दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक बार हमें इसको अपना कर देखना ही होगा। आर्यन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था।
अगर ऐसा ही चलता रहा वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़ पर लोक सिधार जाएगा। क्या आर्यन बच पाएगा इस खतरनाक विशालकाय कालिका के हमले से? आखिर क्या होगा जब बाहर की दुनिया में कालिका के बारे में पता लगेगा? टायसन आर्यन की मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी शक्तियां पहले ही डिमन फूलों द्वारा सोखे जाने से कम हो चुकी थी, जिस कारण टायसन की शक्तियां हेवनली रियल्म के मिडल लेवल से घटकर हेल रियल्म में पहुंच चुकी थी। अब भला वो हेल रियल्म की शक्तियों से एक डिमन लॉर्ड की स्पिरिट के हमले से बचने में उसकी कैसे मदद कर सकता था? यंग मास्टर, आप अपनी डिवाइन रियल्म की शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आर्यन को कालिका के हमले से जूझता देख टायसन उलझन में था। बेवकूफ पक्षी, आर्यन ने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहा। एक तो कालिका के हमले का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा था और ऊपर से टायसन मदद करने की जगह बेतुकी बातें कह रहा था। यह बेतुकी बात नहीं तो और क्या थी, क्योंकि अगर उसके पास डिवाइन रियल्म की शक्तियां होती वो भला क्यों इतनी देर तक उस डिमन स्पिरिट के हमले को बर्दाश्त करता? असल में आर्यन ने टायसन को बेरियल प्लेस में ले जाकर काबू किया था, जहां उसकी शक्तियां किसी डिवाइन रियल्म के योद्धा के बराबर होती थी। उसने टायसन को डराने के लिए उनके प्राचीन गॉड तक को धमका दिया था, जिस कारण टायसन को लगता था आर्यन एक अद्भुत और डिवाइन रियल्म का शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन अब यह बात उसे कौन समझाए, क्योंकि आर्यन तो उसे सच्चाई कभी नहीं बताने वाला था। यंग मास्टर, आपकी शक्तियां अस्थिर महसूस हो रही है। टायसन महसूस कर पा रहा था कि आर्यन की शक्तियां दबाव बढ़ने से अस्थिर होती जा रही थी। यह कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि मुकाबले के वक्त अगर एक योद्धा की शक्तियां अस्थिर हो जाएं तो वो उसी के लिए घातक साबित होती थी। मुझे पता है, आर्यन ने एक एक शब्द दांत भींचते हुए कहा। कालिका ने अपने हमले में डिमोनिक ऊर्जा और ज्यादा बढ़ा दी थी, जिस वजह से आर्यन के ऊपर उसका दबाव किन्हीं हजारों टन वजनी चट्टानों से बढ़कर लाखों टन वजनी हो गया था, जिसे संभालने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं अपने इंस्क्रिप्शन पैटर्न की शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर कब मैं क्या करूँ? आर्यन की शक्तियाँ अस्थिर थी, जिस कारण वो पैटर्न को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बेरियल प्लेस जाता हूं तो वहां सीनियर मेरी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा वहां प्राचीन गॉड्स की सॉल भी हैं, जिनकी शक्तियों की मदद से मैं इस डिमन स्पिरिट को आसानी से मार दूंगा। बेरियल प्लेस उसके पास बचने का एकमात्र विकल्प था, जिसे वो जिंदगी और मौत के हालात बनने पर ही इस्तेमाल करता। जब तक जिंदगी और मौत के हालात नहीं बनते, चाहे वो कितना भी घायल क्यों ना हो जाता, लेकिन बेरियल प्लेस में जाने का विकल्प नहीं चुनता। चूंकि अब जिंदगी और मौत का सवाल था, उसने सोच लिया कि उसे बेरियल प्लेस जाकर सीनियर और प्राचीन गॉड्स की मदद लेनी होगी। इसके बाद जैसे ही उसने बेरियल प्लेस जाने के लिए आंख बंद की, उसे एक सख्त लेकिन बर्फ की तरह ठंडी आवाज सुनाई देती है, जिसमें उसका गुस्सा और प्रभुत्व साफ नजर आ रहा था। आवाज सुन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बूढ़े व्यक्ति की हो। कालिका बंद करो अपना यह तमाशा। आर्यन इस आवाज को सुन तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उलझन में आवाज का स्रोत पता लगाने के लिए इधर उधर देखने लगता है। आखिर थी किसकी यह आवाज? यह कौन हो सकता है? कालिका, तुम्हें यहाँ पवित्र पहाड़ी में 9000 साल से कैद करके रखा गया, जिस वजह से लगता है तुम्हारी सारी शर्म खत्म हो गई। जो डिमन लॉर्ड स्पिरिट होने के बावजूद तुम एक हेवनली रियल्म के छोटे बच्चे पर हमला कर रही हो। एक विशालकाय पेड़ धरती को चीरते हुए निकलता है, जो किसी साधारण पेड़ के मुकाबले कई गुना ज्यादा गहरा और हरा भरा लग रहा था। अचानक उसके वहां आने से चारों ओर शुद्ध शक्तियां फैल गई थी और वह बूढ़ी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज भी इसी पेड़ से आती मालूम पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ का खुद का एक जीवन हो। इसके बाद हरे रंग की शक्तियों की एक लहर आर्यन को किसी रस्सी की तरह कसकर पकड़ लेती है। यह तो जिंदगी प्रदान पानी की तरह शुद्ध शक्तियां हैं। इसका मतलब यह एक जिंदगी प्रदान पेड़ हैं। हरे रंग की शक्तियों को देख आर्यन आश्चर्यचकित था। हरे रंग की शक्तियों की लहर ने एक झटके में उसको जिंदगी प्रदान पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिसे करीब से देख उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ देखे जा सकते थे।
जिंदगी प्रदान पेड़ वहीं प्रकट हुआ था जहां आर्यन ने पवित्र पहाड़ी में प्रवेश करते वक्त गुलाबी रंग के पेड़ को देखा था, जो कुछ देर पहले सूखकर लक्कड़ बन गया था, लेकिन अब जिंदगी प्रदान पेड़ के अलावा वहां उसका नामो निशान नहीं था। ओह, जिंदगी प्रदान पेड़ डॉट, तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारे पास पहले जैसी शक्तियां भी नहीं बची, भला तुम मेरा क्या बिगाड़ो? कालिका ने गुस्से भरी तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, इसके उल्ट एक गहरी मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। इसके बाद जिंदगी प्रदान पेड़ से हरे रंग की शक्तियों की एक लहर बाहर निकलती है, जो कालिका के विशालकाय शरीर को कसकर बांध लेती है। कालिका खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो खुद के शरीर को कितना भी इधर उधर हिला ले, फिर भी उस शक्तियों की लहर के बंधन से आजाद नहीं हो पा रही थी। कालिका के विशालकाय शरीर के ऊपर ठीक उसके सिर पर कोई बैठा हुआ था। वह एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके दूध जैसे सफेद पतले पैर एक के ऊपर एक रखे हुए थे और दाहिने पैर में एक नीले रंग के फूल के साथ धागा बंधा हुआ था। उसकी बल खाती पतली कमर किसी नागिन की तरह लग रही थी, किसी रूबी मोती की तरह उसकी लाल रंग की आंखें बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उस लड़की का खूबसूरत चेहरा उसके दाहिने हाथ पर टिका हुआ था, जिस पर एक प्यारी सी आकर्षक मुस्कान थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े आराम से वहां के नजारों का मजा ले रही थी। इस वक्त उसकी रूबी मोती जैसी लाल आंखें ठीक अपने सामने जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर की साइड थी। तभी जिंदगी प्रदान पेड़ के ठीक ऊपर एक शरीर दिखने लगता, जिसने हरे रंग के साफ सुथरे प्राचीन समय के शाही कपड़े पहने हुए थे। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे थे। वो एकदम सीधा छाती तान कर खड़ा था। उसके सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। यह एक अधेड़ उम्र आदमी था, जिसकी उम्र 35-40 वर्ष की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे से वो एक 25-26 वर्ष का जवान लड़का दिखाई पड़ रहा था। चंडालिका, 9000 साल से तुम्हारी पांचों स्पिरिट लगभग मिटने के कगार पर है। 9000 साल में तुम्हारी सारी डिमन लॉर्ड की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। अब तुम किसी तरह की अराजकता फैलाना चाहती हो। जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर खड़े उस व्यक्ति ने अपनी शांत लेकिन किसी बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा। कालिका के विशालकाय शरीर के ऊपर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि डिमन लॉर्ड चंडालिका थी, जिसका शरीर थोड़ा पारदर्शी दिख रहा था। अगले ही पल वो वहां से गायब होकर जिंदगी प्रदान पेड़ के ऊपर खड़े व्यक्ति के पीछे दिखाई देती हैं। उसने अपना एक हाथ उस आदमी की कमर पर फेरा और उसके कान के करीब आकर एक मंत्रमुग्ध आवाज में बोली, तुम जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, जिसके साथ मिलकर मैं वो अराजकता फैलाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ 9000 साल से सप्रेस कर रखा है। इस चक्कर में तुमने अपनी लगभग आधी से ज्यादा शक्तियाँ खत्म कर दी है। चंडालिका ने फिर उसके चारों ओर किसी भंवरे की तरह हंसते कहा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी इतनी शक्तियाँ खत्म होने के कारण तुम जल्द ही मर जाओगे। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो गई और कालिका के विशालकाय शरीर के सिर के ऊपर दिखने लगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास प्रस्ताव है। अगर तुम मुझे कैद करने के बारे में सोचना छोड़ मेरी डिमन जाति को ज्वाइन कर लेते हो, शायद मैं तुम्हारी शक्तियों को पहले जैसे कर जिंदा रहने में मदद कर सकती हूँ। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें कैद करने के बारे में भूल जाऊं। ज्यादा ख्वाब मत देखो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसने ऐसे ही ठंडे स्वर में कहा, हाँ डॉट, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुम मेरी डिमन जाति ज्वाइन कर लेते हो, तुम न केवल शक्तिशाली बन जाओगे बल्कि इमोर्टल भी बन जाओगे। तुम्हें बस डिमन जाति के साथ मिलकर 9 स्वर्गों से लड़ना होगा। चंडालिका ने एक बार फिर से अपना प्रस्ताव दोहराते हुए हंसकर कहा, यह डिमन लड़की मुझे इतनी आकर्षक क्यों लग रही है? नीचे खड़े आर्यन ने अपने दिल पर हाथ रख सोचते हुए कहा। इस वक्त उसका दिल किसी ढोलक की तरह बाज रहा था। चंडालिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे इस पुनर्जन्म के रास्ते में पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा और आज ही तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने गुस्से में कहा। इसके तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपना एक हाथ आगे किया। अगले ही पल उसके शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकल बाढ़ की तरह बहने लगी।
चंडालिका हंसते हुए खड़ी हुई जो कालिका के विशालकाय शरीर के सिर पर बैठी थी। तुम एक जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट हो जिसकी वजह से जिंदगी बचाने का एक स्रोत पैदा होता है। इसके अलावा अगर तुम जीवित रहोगे तुम इम्मोर्टल भी बन सकते हो। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम यह सब छोड़ इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हो? तुम बेवकूफ हो। यह लोग किन्हीं चींटियों से कम नहीं, जिन्हें मसलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। चंडालिका की भी अभिव्यक्ति बदल गई और वो किसी क्रूर शैतान से कम नहीं लग रही थी। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी स्पिरिट को भी खत्म कर दूंगी और तुम्हारी सारी शक्तियों को अवशोषित कर लूंगी। इसके बाद उसने जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट पर डेविल फूलों की बारिश नाम का एक हमला किया। हमला करते ही वहां चारों ओर हजारों की तादाद में डेविल फूल दिखाई देने लगे, लेकिन यह डेविल फूल कालिका के डेविल फूलों से साइज में 10 गुना ज्यादा बड़े और शक्तिशाली थे। चंडालिका को हमला करता देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने भी अपनी शुद्ध शक्तियों का इस्तेमाल कर हमला किया। उसने भविष्य की परवाह नहीं की, अगर उसकी जान भी चली जाए फिर भी कोई गम नहीं। उसके हाथ लहराते ही उसमें से एक शुद्ध शक्तियों की हरे रंग की रोशनी निकली, जिसका सीधा लक्ष्य चंडालिका थी। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हाथ से हरे रंग की रोशनी निकलता देख चंडालिका ने भी अपना हाथ लहराया और एक गहरे गुलाबी रंग की रोशनी से हमला किया। चंडालिका की गुलाबी रंग की रोशनी के चारों ओर हजारों की तादाद में डेविल फूल भी लहराते हुए बढ़ने लगे। उन दोनों हमलों के आपस में टकराते ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से खतरनाक शक्तियों की एक लहर बाहर निकली, जिसकी वजह से पास ही पड़ी चट्टानों में दरारें तक पड़ने लगीं और दरारों के बड़ा होती ही वो चट्टानें धूल बनकर गायब हो गई। चंडालिका की गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में हद से ज्यादा डिमोनिक शक्तियां भरी हुई थी और डेविल फूलों के कारण वो हमला 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। आखिर क्या होगा आर्यन के इस रोमांच से भरे सफर का अंजाम? और क्या जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट बच पाएगी चंडालिका के इस हमले से? चंडालिका की गहरे गुलाबी रंग की रोशनी में हद से ज्यादा शक्तियां भरी होने के कारण और ऊपर से डिमन फूलों की ताकत के साथ वो हमला जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हरे रंग की रोशनी वाले हमले पर भारी पड़ने लगा था। कुछ पल बाद चंडालिका का हमला जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के हमले को खत्म कर उससे जा टकराया, जिसके टकराते ही वो स्पिरिट कटी पतंग की तरह उड़ते हुए आर्यन के बगल पड़ी एक चट्टान से जा टकराया। वो इतनी तेज उस चट्टान से आकर टकराया, चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। चंडालिका ने उसे घायल देख एक बार फिर से डिमोनिक ऊर्जा से भरी रोशनी से उस पर हमला किया। जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट ने अपने मुंह से खून थूका और जल्दी से खड़े होते हुए चौकड़ी मारकर बैठ गया। फिर हरे रंग की रोशनी से अपने चारों ओर एक शक्तिशाली कवच बना लिया। चंडालिका का हमला उस हरे रंग के कवच से आकर टकराया, लेकिन उस कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि चंडालिका की डिमोनिक ऊर्जा से बनी रोशनी भी कवच से टकराने पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद कवच को तोड़ने के लिए चंडालिका ने कालिका के विशालकाय हाथ से डिमोनिक ऊर्जा निकालना जारी रखा। चंडालिका जो भी हमला करती उसमें वो खुद का कम कालिका के विशालकाय शरीर का ज्यादा इस्तेमाल करती। इसमें उसके 2 फायदे थे। पहला, हमला करने में उसकी शक्तियां कम खर्चे होती। दूसरा, उसका पारदर्शी शरीर एक असली शरीर नहीं था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वो शरीर एक तरह से चंडालिका की समझ से तैयार हुआ था, जिस वजह से चंडालिका अपनी 5 डिमन स्पिरिटस को कंट्रोल कर सकती थी। इस तरह वो अपनी कुछ शक्तियां खुद की स्पिरिट के साथ मिलाकर 2 गुना शक्तिशाली हमला कर सकती थी। चंडालिका ने जब खुद को 5 डिमन स्पिरिट कालिका, चंद्रिका, वेतालिका, रक्तिका और भस्मिका में बांटा था तो उसकी सारी शक्तियां 5 हिस्सों में बंट गई थी। अगर यह 5 स्पिरिट एक साथ इकट्ठा होती तभी पूरी तरह से चंडालिका को पुनर्जीवित करना संभव था। हालांकि 5 स्पिरिट के इकट्ठा होने से पहले ही प्राचीन गॉड्स ने उन्हें अलग अलग जगह कैद कर दिया था। अगर इनमें से एक हिस्सा या फिर एक स्पिरिट भी बचती तो भी चंडालिका को जिंदा करना मुमकिन था, लेकिन उसके जितने भी हिस्से या स्पिरिट कम होती उतना ही उसकी शक्तियां कम होती, जिस वजह से वो पहले जैसी शक्तिशाली डिमन लॉर्ड चंडालिका कभी नहीं बन पाती। चंडालिका के हमले में शक्तियां बढ़ने से जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का हरे रंग का कवच कमजोर पड़ने लगा था। यह देख उस स्पिरिट ने अपने बगल में खड़े आर्यन से शांत आवाज में कहा, छोटे दोस्त,
मैंने देखा तुम्हारा माइंड काफी ताकतवर है, यहाँ तक कि तुम जिंदगी और मौत की स्थिति में भी नहीं घबराए। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस डिमन स्पिरिट को खत्म करने के लिए? आर्यन उसके करीब आया और अपने दोनों हाथ जोड़ से हंसता से कहा, शुक्रिया सीनियर, आपकी वजह से मैं यहाँ सही सलामत खड़ा हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताएं मैं इस डिमन स्पिरिट को मारने में आपकी कैसे मदद करूँ। वो बिना झिझके मदद करने के लिए तैयार हो गया। आर्यन के दृढ़ संकल्प को देख जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान दिखाई दी। अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। इसके बाद उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं, यानी कि जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट, मेरा शरीर जल्दी ही मरने वाला है और मेरी सारी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, जिस कारण मैं इस डिमोनिक ऊर्जा के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाऊंगा। फिर उसने आर्यन के प्रिजन वॉइड पैटर्न, स्काई मेल्टिंग पैटर्न और पैटर्न की शक्तियों के बारे में सोचा जो उसने कुछ देर पहले इस्तेमाल की थी। छोटे दोस्त, शायद तुमने गॉड लेवल टेक्निक्स पर महारत हासिल कर रखी है जो इस डिमन स्पिरिट के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां अभी कमजोर है, इसलिए मुझे तुम्हारा शरीर कुछ देर के लिए उधार चाहिए। मेरा शरीर उधार चाहिए? हाँ, तुम्हारी गॉड लेवल टेक्निक और मेरी शक्तियां मिलाने के बाद हम इस डिमोनिक ऊर्जा और इस डिमन स्पिरिट के खिलाफ आसानी से लड़ सकते हैं। लड़ ही नहीं बल्कि उसे मार भी सकते हैं। ठीक है, आप मेरा शरीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्यन ने उसकी बात समझ अपने शरीर का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हुए कहा। इसके बाद जिंदगी प्रदान पेड़ की स्पिरिट का शरीर गायब होते हुए हरे रंग की शुद्ध शक्तियों में बदल जाता है। फिर वो शक्तियां आर्यन के शरीर में जाने लगती हैं। खून की नसों के माध्यम से होते हुए वो सारी शक्तियां आर्यन के पूरे शरीर में फैल जाती हैं। उनके पूरी तरह से फैलने के बाद आर्यन को एक जोर का झटका लगता है। वाह, क्या दिव्य शक्तियां हैं! वो अपने शरीर में बढ़ी हुई शक्तियों को देख बहुत उत्साहित हो गया। तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने शरीर में अच्छे से बहाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमारी मिली जुली ताकत से हम इस डिमन को इस दुनिया से पाताल लोक पहुंचा देंगे। जिंदगी प्रदान पेड़ की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आर्यन अपने शरीर में जिंदगी प्रदान पेड़ की हरे रंग की शक्तियों को तेजी से बहाने लगता है। उन दोनों को अपनी शक्तियां एक करते देख चंडालिका के चेहरे की अभिव्यक्ति गुस्से में बदल जाती है। दोनों एक हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद उसने डिमोनिक लाल चांद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड रीपर नाम की ब्लेड से हमला किया। यह ब्लेड गोल आकार की थी, जिसमें चारों ओर तेज धार तिकोने जेड धातु के छोटे छोटे ब्लेड लगे हुए थे, जिसके बीच में प्राचीन घड़ी की तरह सुइयां घूमती हुई नजर आ रही थी। फिर ब्लड रीपर ब्लेड तेजी से घूमते हुए किसी बिजली की स्पीड में आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। खुद की ओर उस खतरनाक हमले को तेजी से आता देख आर्यन ने जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से कुछ अजीबो गरीब साइन बनाए। फिर प्रिजन वॉइड पैटर्न का इस्तेमाल कर अपने सामने एक शक्तिशाली कवच बना लिया। प्रिजन वॉइड पैटर्न से कवच बनते ही ब्लड रीपर ब्लेड का हमला उससे आकर टकराता है, जिनके टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कवच और आर्यन पर कुछ असर नहीं हुआ। इसके उल्ट ब्लड रीपर ब्लेड की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। आर्यन रुका नहीं, एक बार फिर से उसने अपने हाथों से कुछ साइन बनाए और स्काई मेल्टिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड रीपर ब्लेड पर हमला किया, जिसके टकराते ही वो ब्लेड धुएं में बदलकर गायब हो गई। इसके बाद आर्यन ने फिर से अपने हाथों के साइन बदले। इस बार उसने इंस्क्रिप्शन पैटर्न का इस्तेमाल किया, जिसे उसने किसी फर्नेस की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें पहाड़ों तक को भी पिघलाने की ताकत हो। आर्यन के दोनों हाथों से हरे रंग की शक्तियां किसी तूफान की तरह निकलती है और सीधा कालिका के विशालकाय शरीर से जा टकराती है। हरे रंग की शक्तियों के उसके विशालकाय शरीर से टकराने पर कालिका के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। जिसकी आवाज पूरी पवित्र पहाड़ी में गूंजने लगती है। इस खतरनाक हमले को देख चंडालिका की अभिव्यक्ति भी बदल जाती है, जो अभी भी कालिका के ऊपर बैठी थी।
हरे रंग की शक्तियों का वो हमला अभी भी खत्म नहीं हुआ और किसी तूफान की तरह कालिका के विशालकाय शरीर के चारों ओर घूमने लगता है, जिसके दबाव में कालिका के मुंह से दर्दनाक चिंखें निकलती रहती है। कुछ देर बाद उसके शरीर से एक गुलाबी रंग की रोशनी निकल आसमान से जा टकराती है, जिसके टकराने से आसमान में एक जोरदार गहरे गुलाबी रंग का धमाका होता है और बिजलियां गड़गड़ाने लगती हैं। आर्यन अपने हमले की शक्तियों को देख दंग था। जिंदगी प्रदान पेड़ की शक्तियों की मदद से आखिरकार मैंने अपने इंस्क्रिप्शन पैटर्न पर महारत हासिल कर ली, उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के बाहर एक गोल प्लेटफॉर्म पर पवन जी, मिस माहिरा और कुछ एल्डर्स चिंता में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी उन्हें दिव्य पहाड़ी के दरवाजे पर कुछ हलचल सी महसूस होती है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? मिस माहिरा ने दिव्य पहाड़ी के दरवाजे से निकलती हुई गुलाबी रंग की शक्तियों को देख कहा। यह गुलाबी रंग की शक्तियां कालिका के शरीर से निकली शक्तियों की तरह लग रही थी। तभी एक काले रंग के कपड़े पहना आदमी आगे आया, जिसके चेहरे पर हल्की काली दाढ़ी थी। वो दिखने में 40 साल का एक अधेड़ उम्र आदमी दिखाई पड़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। दिव्य पहाड़ी के अंदर ऐसा कौन योद्धा है जो इस तरह की खतरनाक शक्तियों को निकालने में कामयाब रहा? उसने ठंडे स्वर में कहा। दिव्य पहाड़ी के पास एक जंगी जहाज उड़ रही थी। गहरे गुलाबी रंग की शक्तियों को महसूस कर उस जहाज से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। यह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस माया थी। जिस क्षण दिव्य पहाड़ी में योद्धा गए थे, उस वक्त सभी योद्धाओं की शक्तियां हेल रियल्म में थी। कुछ योद्धा हेल रियल्म के लो लेवल पर थे तो कुछ पीक लेवल पर, मगर यह शक्तियां डिवाइन रियल्म की महसूस हो रही है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? दिव्य पहाड़ी में माया की अभिव्यक्ति उलझन में थी। तभी नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़े उस अधेड़ उम्र आदमी के कमर में लटका एक बेज चमकने लगता है। बुरा हुआ, कुछ तो बहुत खतरनाक घटना घटी है दिव्य पहाड़ी के अंदर। उसने उस बेज को देख चिंतित स्वर में कहा। प्रभाकर, क्या हुआ? पवन जी ने आंखें छोटी कर सख्त आवाज में पूछा। मुझे अभी राजकुमार राघव द्वारा भेजा गया एक संदेश मिला है। उन्होंने कहा है कि दिव्य पहाड़ी के अंदर एक प्राचीन डिमन स्पिरिट प्रकट हुई हैं। प्रभाकर ने पीछे मुड़कर सभी की ओर देखा। मुझे लगता है अंदर हालात बहुत खराब है। इसके अलावा राजकुमार ने यह भी कहा है जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए दिव्य पहाड़ी में उस डिमन पर हमला किया जाए। मुझे नहीं लगता दिव्य पहाड़ी के अंदर कोई डिमन प्रकट हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे दक्षिणी महाद्वीप पर 9000 साल पहले कोई डिमन स्पिरिट देखी गई थी, मिस माहिरा ने संदिग्ध आवाज में कहा। यह संदेश राजकुमार राघव द्वारा भेजा गया है। वो कभी गलत संदेश नहीं भेज सकते, पवन जी ने गहराई से सोचते हुए जवाब दिया। मास्टर पवन, मिस माया, हमें जल्द से जल्द दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को खोलना चाहिए ताकि राजकुमार सहित बाकी योद्धा भी सुरक्षित बाहर वापस आ सकें। इसके अलावा उनके बाहर आने पर हम अंदर क्या चल रहा अच्छे से संक्षेप में पूछ सकते हैं, प्रभाकर ने जल्दबाजी में समझाते हुए कहा। प्रभाकर की बात समझ वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और प्लेटफॉर्म के एक कोने पर खड़े होकर दोनों पवन जी और मिस माहिरा अपने अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं। दोनों के साथ में हाथों को ऊपर उठाने से उनमें से एक एक टोकन निकलता है। फिर पवन जी और मिस माहिरा दोनों ने एक साथ कहा, दिव्य पहाड़ी को साक्षी मान, स्वर्ग के नीचे, पाताल के ऊपर, महान दिव्य पहाड़ी की चाबी दिव्य तलवार एक हो। उन दोनों के इतना कहते ही वो दोनों टोकन चमकते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और फिर एक झटके के साथ वो दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद एक नीले रंग में चमकती हुई तलवार दिखाई देती है, जिसके हैंडल से एक बीम किसी मकड़ी की तरह जाला बुनते हुए दिव्य पहाड़ी के दरवाजे को खोल देती हैं। दूसरी तरफ दिव्य पहाड़ी के अंदर सभी योद्धा अभी कुछ देर पहले ही पवित्र पहाड़ी से निकले थे कि तभी उनको एक धमाका महसूस होता है। आखिर कैसी शक्तियां थी यह, जिन्होंने कालिका के विशालकाय शरीर से बाहर निकल बाहर की दुनिया तक में तहलका मचा दिया था? आखिर आर्यन के इस रोमांच भरे सफर में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।